आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस सर। यस सर। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पेपर कल वाला डिस्कस करेंगे, जिसकी जो जो डाउट प्रॉब्लम होंगे वो डिस्कस करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? सेकंड, सर 2 मिनट रुक। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो ये असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था और इसे हमने पहले भी जूम क्लास पे एक बार डिस्कस किया हुआ है। एनीहाउ मैं फिर से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो किए हुए क्वेश्चन है कम से कम उनमें हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। A particle moving with uniform acceleration has average velocity v1, v2, v3 over successive intervals of time t1, t2, t3. The value of v1 minus v2 divided by v2 minus v3 is. अब आप देख लो, जो वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है वो है v1 minus v2 अपॉन v2 minus v3. v1 minus v2 अपॉन v2 minus v3, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो ऑप्शंस है वो सारे t1, t2 और t3 के टर्म्स में है। इसका मतलब इट हैज इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है इस फ्रैक्शन की वैल्यू की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नॉन जीरो है, ना तो ये डिपेंडेंट है ए की वैल्यू के ऊपर कि ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए अगर हम u0 ले लें और a की वैल्यू 1 ले लें। 1 सबसे आसान नंबर रहेगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नॉन जीरो लेने के लिए, जिसमें हमारे को कोई मल्टीप्लिकेशन खास करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनिशियल पॉइंट ए ले लेते हैं। t1 टाइम के बाद b पे पहुंच जाती है बॉडी, t2 फर्दर टाइम लगने के बाद c पे पहुंच जाती है और t3 फर्दर टाइम इलैप्स होने के बाद d पे पहुंच जाती है। इनिशियल पॉइंट ए ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द क्वेश्चन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लिया। यहाँ 0 है वेलोसिटी, तो यहाँ पहुंचने में t1 टाइम इलैप्स हो रहा है। b पे वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस at का लगाते हैं, u 0 हो गया, a 1 हो गया, टाइम t1 हो गया, v हो जाएगा t1। इसी तरह bc की वैल्यू निकालते हैं। bc की वैल्यू यहाँ से a से अगर स्टार्ट करके c के लिए निकालें तो ज्यादा आसान होगा। bc इक्वल्स टू va प्लस at आएगा हमारे पास। वेलोसिटी एट a 0 है, a से c तक जाने का टाइम t1 प्लस t2 है, तो ये वेलोसिटी हो गई हमारे पास t1 प्लस c2। इसी तरह vd ऑब्टेन कर लेते हैं। vd की वैल्यू हो गई हमारे पास t1 प्लस t2 प्लस t3। b इक्वल्स टू u प्लस at लगाया है और a से b जाने के लिए वर्किंग की है। अब कहता है कि a से b तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 है। इसका मतलब है v1 का मतलब हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी होती थी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2।
तो ये ए से बी के लिए एवरेज वेलोसिटी है, तो ए इनिशियल है, बी फाइनल है। इनिशियल 0 हो गया, फाइनल t1 हो गया, तो ये वेलोसिटी आ गई t1/2। इसी तरह v2 ऑब्टेन करते हैं। v2 b से c तक की एवरेज वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, दोनों का सम हो गया 2t1 + t2 डिवाइडेड बाय 2 किया, एवरेज वेलोसिटी आ गई। सिमिलर वे में v3 ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ c से d तक की एवरेज वेलोसिटी v3 है, इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, दोनों का सम हो गया 2t1 + 2t2 + t3 अपॉन 2 कर दिया, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। v1 की जगह लिखा t1/2 माइनस v2 की जगह पे लिखा 2t1 + t2 2t1 + t2/2 अपॉन v2 की जगह पे v2 की वैल्यू रख देते हैं 2t1 + t2 अपॉन 2 माइनस v3 की जगह v3 की वैल्यू रख देते हैं 2t1 + 2t2 + t3/2 v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3। सिंपलीफाई कर रहा हूं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। एलसीएम हो गया 2 हमारे पास, नीचे भी एलसीएम 2 है, 2 तो कैंसिल हो गया। t1 में से इस टर्म को, ब्रैकेट वाले टर्म को माइनस किया तो हमारे पास आया नेगेटिव में t1 + t2। डिनोमिनेटर में देखें 2 तो कैंसिल ही हो गया था, 2t1 में से t1 कैंसिल हो गया, t2 में से 2t2 कैंसिल हुआ, -t2 और -t3, माइनस कॉमन ले लिया, t2 + t3, माइनस माइनस हट गया, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। ये 5th क्वेश्चन था, आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन आ गया। आई थिंक डी गिवन होगा आपको। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? इज दिस क्लियर टू यू? कोई डाउट है भाई किसी को? नो सर। 6th क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। 7th? सर 7th बता दो एक बार। ठीक है। A ball is projected from the ground at an angle theta with the horizontal. After 1 second, it is moving at 45 degree with the horizontal, and after 2 seconds, it is moving horizontally. What is the velocity of projection of the ball? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार जैसे मैंने किया था वैसे ही करना, क्योंकि सर मेरा गलत आ रहा है उस टाइप से। बोलो क्या किया था आपने? मैंने आफ्टर 2 सेकंड सर u sin थीटा 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो u sin u sin थीटा हो थीटा जाएगा, इज इक्वल टू v by 0 हो जाएगा। एक मिनट, एक गलती हुई। u sin थीटा तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 नहीं हो सकता, इनिशियल मतलब थोड़ी 0 हो जाएगी, v u by sin 0। थीटा -2g इज इक्वल टू। हाँ बिल्कुल। तो u sin थीटा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, आपने ये किया ना तो लिखता हूँ। देखिए डेटा नोट कर लेता हूँ, आपके अकॉर्डिंगली मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मैं मान लेता हूँ कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, वैसे दिया भी क्या था शायद। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मैं मान लेता हूँ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये 0 होगा। अब वर्टिकल के लिए नोट करता हूँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा हो गई v1। इसका मतलब है v1 y का मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है ना। ये मेरे को पता नहीं है। v2 y मेरे को पता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिया गया है। ये कब है? एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ये कब थी? एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पता नहीं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पता है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g डाउनवर्ड। अब आपने कहा, आपने इन दो चीजों को यूज किया,
साथ में एक्सेलरेशन यूज किया, v इक्वल्स टू u प्लस 80 में रखा, बिल्कुल ठीक है, प्लेस कर देते हैं, v 0 हो गया, u की जगह u sin थीटा आ गया, u sin थीटा माइनस 2g इक्वल्स टू 0, तो हमें u sin थीटा की वैल्यू मिल गई 2g, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना, g 10 हो गया तो ये 20 हो गई वैल्यू। और बोलिए बेटा इसके बाद क्या किया? इसके बाद यही इक्वेशन 1 सेकंड के लिए लगाई, उसमें 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो u बाय रूट 2 इज इक्वल टू u नहीं, वहां पे तो वेलोसिटी v1 होगी ना बेटा, आप u थोड़ी कह सकते हो उसे, उसे आपको कोई और वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। 1 सेकंड पे बॉडी उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ये वेलोसिटी v1 है, ये वाली वेलोसिटी 45 डिग्री का एंगल दिया आपको, तो ये v1 बाय रूट 2 है, और ये वाली वेलोसिटी भी v1 बाय रूट 2 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो u है, ये एंगल थीटा है, मतलब u sin थीटा माइनस g इज इक्वल टू u बाय रूट 2 आएगा। u बाय रूट 2 नहीं, v1 बाय रूट 2, v1 u बाय रूट 2 थोड़ी है, ये जो ये u1 तो u थोड़ी है, v1 बाय रूट 2 आएगा ना, u तो यहाँ पे थी वेलोसिटी, यहाँ पे तो u से कम हो गई होगी, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो काइनेटिक कुछ कम हुई होगी ना, यहाँ वेलोसिटी u थोड़ी रह गई होगी, यस सर, कंपोनेंट u बाय रूट 2 हो जाएगा, ये v1 बाय रूट 2 होगा, जहां v1 हमें पता नहीं है। सर यही मिस्टेक हो गई थी गलती। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ इसी मेथड से, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v1 बाय रूट 2 की वैल्यू जो है वो u cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है, इसलिए v1 बाय रूट 2 इज u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अच्छा इसकी बात है 45 डिग्री का एंगल था तो वर्टिकल वेलोसिटी भी है, इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी जिसे मैं अननोन लिख रहा था उसे मैं चाहूं तो v1 बाय रूट 2 लिख सकता हूं, जहां v1 बाय रूट 2 का मतलब u cos थीटा है, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी जो थी v, अब मैं v को क्या लिख सकता हूं सर, ये वाली वेलोसिटी v1 बाय, इसे मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा, ये v1 बाय रूट 2 हुई, और ये वैल्यू जो है मेरे को कंक्लूड हुई है कि u cos थीटा होती है। अब आप सेम इक्वेशन लगा दो, अब आप सेम इक्वेशन जो आपने यहाँ पे लगाई थी ये 2g कंक्लूड करने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 सेम लगा दो, v की जगह आ गया u cos थीटा, सॉरी v की जगह, हाँ v की जगह u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा माइनस g हो गया, u sin थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हो 2g है, यहाँ पे 2g रख दो u sin थीटा की जगह, तो u cos थीटा इक्वल्स टू 2g माइनस g व्हिच इज इक्वल्स टू g, अब आपको u cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई g है, और u sin थीटा की वैल्यू भी पता है आपको ये, और ये u cos थीटा, आपको u की वैल्यू बतानी है तो u है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर, तो u इक्वल्स टू u cos थीटा का g, तो ये हो गया g स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू आपके पास थी 2g, तो 4g स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये आ गया g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिजल्ट आएगा। सर u cos थीटा g आ गया, उसके बाद क्या किया एक बार दोबारा बताना सर। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं ये सारा बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, फिर से हम पूरा क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सर आ गया वो क्वेश्चन, सर रहने दो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? निकाला था उसके बाद क्या किया था? देखो ये आपको समझ में आ गया कि आप ux और uy निकाल लोगे, ux का मतलब है आपके पास u sin थीटा, u sin थीटा निकालना समझ में आ गया आपको, कैसे निकालेंगे u sin थीटा की वैल्यू, यस सर, और uy जो है वो u नहीं ux u cos थीटा था, सॉरी uy जो है वो u sin थीटा है, क्या आपको ये दोनों निकालना समझ में आया कैसे निकालना है? यस सर।
तो बेटा देखो, एक वेलोसिटी ऐसे है जिसे आप ux बोल रहे हो, एक वेलोसिटी इस तरह से है जिसे आप uy बोल रहे हो। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा पैरेललोग्राम लॉ से, वही तो आपके पास u है जिसकी वैल्यू पूछी है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली u की वैल्यू होनी चाहिए ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। अगर ये दोनों हम निकाल लेंगे ux और uy, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे को u मिल जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है भैया? यस सर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8th में कोई डाउट? 9th, 10th? सर 10th बताता हूँ। ठीक है, 10 बता रहा हूं। A particle is projected from the ground with an initial speed v at an angle theta with the horizontal. कह रहा है कि पार्टिकल को इनिशियल v से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। The average velocity of the particle between its point of projection and the highest point. Highest point, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट होगा। सर एक बात पूछ, हाँ बोलो। वेलोसिटी का तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे v cos थीटा इनटू t करके। सर अगर ये स्पीड क्या देता? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे लेकिन v cos थीटा इनटू t से नहीं मिलेगी वो डिस्प्लेसमेंट। देखो आप डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट होती थी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से सेगमेंट। ये O से लेकर के A तक की जो स्ट्रेट लाइन बनी है OA, वो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है, ना कि u cos थीटा इनटू t। u cos थीटा इनटू t बाय 2 करोगे तो वो तो ये लेंथ है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो ये है इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लेंथ, तो इसको निकालने की बात करते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ, ये मान लो पॉइंट m है, ये b है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ o एंड b। OB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m है, ये लेंथ हो गई हमारे पास r/2 o से m तक की। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम तो हमारे को इस OA की लेंथ मिल जाएगी h² प्लस r² बाय 4 का रूट। ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिला। दिस इज डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल्स टू लेंथ OA, और O से A तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो t/2 है। ये अब इसमें h की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली r की वैल्यू और t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंपलीफाई कर दें तो हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमने टाइम टेकिंग कर दिया, दिस इज एवरेज वेलोसिटी s/t। तो ये हो गया मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास। सिंपलीफाई करूं कि आप इसे सिंपलीफाई कर लेंगे? सर सिर्फ अगर ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, h की जगह u² sin² थीटा। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है r इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा बाय g। t का फॉर्मूला आपको पता है 2u sin थीटा बाय g। वो सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसे सिंपलीफाई करूंगा। डाउट हो तो मैं प्लेस करूं और सिंपलीफाई करूं? कोई चाहता है भाई इसे सिंपलीफाई कर दूं मैं? हाँ सर। सर नो सर। अगर ये वेलोसिटी की जगह स्पीड पूछ लेता तो हम बता पाते क्या? अच्छा, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता, देखो एवरेज स्पीड के लिए फिर डिस्टेंस कवर निकालना पड़ता है, और इस आर्क की लेंथ निकालना हमें आता नहीं। पैराबोला के किसी स्मॉल पार्ट की लेंथ निकालना हमें नहीं आता है। सर्कल होता है तो हमें मालूम है आर्क की लेंथ होती है r इंटू थीटा, लेकिन पैराबोला के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई मैथमेटिकल तरीका अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और इनफैक्ट 11th 12th में भी नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे वो सेकंड ईयर में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी ट्रेड ली हो उन्होंने। किसी भी कर्व की आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में पढ़ेंगे बच्चे जो इंजीनियरिंग लेंगे। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए जस्टिफाइड ही नहीं है, वो क्वेश्चन हमारे लिए बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट किसी को? 12th, 13th? Yes, sir. 13. For a projectile, the ratio of maximum height reached to the square of the time of flight. देखो maximum height reached upon time of flight, इसका रेशियो पूछ रहा है।
ये होता है u स्क्वायर स्क्वायर ऑफ टाइम, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड स्क्वायर ऑफ टाइम का रेशियो। ये होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और t की वैल्यू होती थी 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय g, उसका स्क्वायर है ये हो गया, तो h अपॉन t स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी u का स्क्वायर होकर के u स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास कुछ नंबर्स बचेंगे और g बचेगा। g की वैल्यू भी आपको मालूम है 10 लेनी है, इसमें प्लेस करोगे तो रेशियो निकल आएगा। शुड आई सिंपलीफाई इट? डाउटफुल हो तो मैं सिंपलीफाई करूं इसे? नो सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट? 15th, 16th? यस सर 16th में है। ठीक है। A car moves rectilinearly from A to the next stop B with acceleration varying according to the law F equals to A minus BX. F equals to A minus BX. ये acceleration होगा, A और B कोई कांस्टेंट होंगे, और X स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसने जो लेंथ कवर की है वो लेंथ होगी कार की। ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस निकालने को कह रहा है। ये टर्म क्या है हमारे पास? दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, dv by dt equals to a minus bx, ये लिख सकता हूं। ठीक है, देखते चलिएगा ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। छोटी सी भी चूक हमारे को गलत आंसर तक पहुंचा देगी। आप ध्यान रखिएगा कि मैं कोई केयरलेस मिस्टेक ना करूं, अगर होती है तो आप पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिएगा उसे। चलिए अब देखते हैं dv by dt हो गया, मैंने इधर भी dx से और इधर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई किया dx इधर, ये मल्टीप्लाई किया dx इधर। ऐसा करते ही ये dx और ये dt, dx by dt को मैं v लिख सकता हूं, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया v dv, और इधर a माइनस bx dx हो गया। नाउ जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है वो फॉर्म इंटीग्रेबल है, हमें उसका इंटीग्रेशन करना आता है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं। स्टार्ट किया तो 0 था, किसी वेलोसिटी v के लिए, फाइनल के लिए नहीं निकाल रहे हैं कि फाइनल फिर से 0 लिख दो, 0 से 0 जाने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रास्ते में कहीं पे कोई वेलोसिटी v होगी उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये आपकी कार यहाँ से a से चली थी और इसे v पे जाना था, तो बीच में ये कोई पॉइंट आया, इस पॉइंट पे इस कार की वेलोसिटी v मान रहे हैं, यहाँ पे v है तो रेस्ट पे 0 है, vb भी फाइनली 0 होने वाला है हमारे को। आप चाहो तो 0 से 0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं 0 से भी कर रहा हूं, एक बार 0 से 0 लिख करके भी दिखा दूंगा आपको। अब कहा इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इधर का टर्म आ गया v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 विथ v चेंजिंग फ्रॉम 0 टू v। इधर आया मेरे पास ax माइनस bx स्क्वायर बाय 2 विथ x चेंजिंग फ्रॉम, x की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इधर इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं लगाया था, लगा दिया मैंने। जब स्टार्ट हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड 0 था, जब v 0 था तो उस समय डिस्टेंस कवर्ड भी 0 था। ये लेंथ यहां से यहां तक की मैंने मान ली x है, तो 0 से लेके x तक का ही निकालना है मुझे। अब देखो की जगह v रखा, v स्क्वायर बाय 2 ही मिला, 0 रखा 0 हो गया, डिफरेंस निकाला तो v स्क्वायर बाय 2 ही आया। v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह 0 से लेके x चेंज हो रहा था, पर वैल्यू रखी है 0 रखा 0, ax आ गया, माइनस का साइन ये वाला, x की जगह x रखा, ये एज इट इज आ गया, 0 रखा 0 हो रहा है, डिफरेंस निकालने पे यही वाला टर्म आ जाएगा, तो ये आ गया bx स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इससे b स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया मैंने, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस bx स्क्वायर।
अब जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मैंने लिखा व्हेन v इक्वल्स टू 0, देन ये वाला टर्म आपके पास 0 होगा। इन दोनों में से जो मैं कॉमन ले सकता हूँ वो x है, x कॉमन लिया तो मेरे को मिला 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, 2a माइनस bx इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, एक 0 और दूसरी मिल गई bx इक्वल्स टू 2a या x इक्वल्स टू 2a बाय b। ऑफ कोर्स वेलोसिटी दो बार 0 थी, एक बार वेलोसिटी कहाँ पे 0 थी, a पे, जब x की वैल्यू कितनी थी 0, और दूसरी बार वेलोसिटी कब 0 हुई है, b पे, जब x की वैल्यू कितनी हो गई है 2a by b। यहाँ पे अगर आप 0 से 0 करते तो भी आपको ये टर्म मिल जाता, क्योंकि आप तब डायरेक्टली इस चीज के लिए 0 तब नहीं मिलता, सॉरी तब आप x की जगह 0 0 रख रहे होते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि देखो आपका रिजल्ट तो यही आता इंटीग्रेट होकर के, आप 0 से 0 कह देते तो कोई चेंज ही नहीं दिखता, आप आंसर नहीं निकाल पाते। इसलिए पहले x के लिए निकालेंगे, उसके बाद उस x को हम कंक्लूड करेंगे कि कितना हमारे पास है v की वेलोसिटी, v की वैल्यू 0 रख करके। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? इज दिस क्लियर टू यू पीपल? शुभम क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। 17 में कोई डाउट? 18 में कोई डाउट? 19 में? यस सर। 19 देखते हैं। Two particles are separated by a horizontal distance x as shown in figure. They are projected at the same line as shown in the figure with different speeds. The time after which the horizontal distance between them becomes 0. U by and we are 30. U और एंगल दिया है 60, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन दिया है x। देखो रिलेटिव से लगाएंगे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से, रिलेटिव से वर्कआउट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखते हैं, यानी कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे कि उसमें लोकस क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों में से एक को रोक दूं और दूसरे को मूविंग मानूं तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मैं दिखाऊंगा भी आपको कि स्ट्रेट लाइन का केस है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम अभी पिछले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन 0 होना है, मान लो मैं इसको रुका हुआ मान लेता हूँ, इसे अकेला मूव कराता हूँ, डिस्टेंस तभी 0 होगा। ये वाला पार्टिकल जिसका नाम मान लेते हैं सपोज A है, इसका नाम A मान लेते हैं और इसका नाम B मान लेते हैं। अगर मैं A को रोक दूं और B को रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कराऊं और फाइनली A और B के बीच का सेपरेशन 0 होगा, तो इसका मतलब है वो तभी हो सकता है जब A रुका हुआ है और B इस लाइन पे मूव करे, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज इनके बीच का सेपरेशन 0 नहीं रहेगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई, ऐसे आ गई कुछ, तो एक मिनिमम सेपरेशन आएगा लेकिन वो 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन हमें क्लियरली 0 कह रहा है, तो जरूर ऐसा होना चाहिए। पहले मैं इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा भी कि यही स्ट्रेट लाइन बन रही है रिलेटिव मोशन पे। इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर वाला, दिस मच इनटू cos 30, cos 30 है √3/2, √3 कैंसिल हो गया, u/2 आ गया, u/√3 into √3/2 u/2 आ गया।
इसकी वेलोसिटी भी मैं इधर की ऑब्टेन करता हूं, u है इनटू cos 60 किया तो ये आ गया u/2, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग मैग्नीट्यूड में आ गई u/2 प्लस u/2, वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करोगे आप लिखोगे u/2 i कैप माइनस u/2 माइनस i कैप, वो आपको u i कैप दे देगा। तो इस डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी जो है u रिलेटिव इन x का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास u, और जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है x में वो x भी दिया गया है आपको। तो टाइम टेकन इन दो डेटा से, एक्सेलरेशन है नहीं हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे ही नहीं होता, तो टाइम टेकन है u बाय x, सॉरी x बाय u का टाइम टेकन होगा। मैं एक क्वेश्चन देख लूं, शायद यही था, क्वेश्चन नंबर 19 है। u√3/2 cos 30 लिया था, u√3/2, तो u की जगह u/√3 था इनटू cos 30 किया मैंने, √3/2 ऑफ कोर्स आया u/2, और इधर से भी मेरे को मिला u/2 u cos 30। तो इसका आंसर आता है हमारे पास x/u। अब देखिएगा एक चीज और, सर लेकिन इसका आंसर u/2x है। तो मैं देखता हूं, मैं एक बार चेक करता हूं। अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटीज भी लिखूं इनकी, तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी u/2 इनटू sin 30, यानी कि u/2 नहीं सॉरी u√3 है, u/2 बोला मैंने, u/√3 इनटू sin 30, दैट इज 1/2 u/2√3, और ये वाली वेलोसिटी लें तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी u इनटू sin 60 u√3/2। क्वेश्चन फॉल्टी है हमारा, इस क्वेश्चन को डेटा गलत है हमारे पास, इसलिए हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा है। इस डेटा में गलती है भाई, कोई ना कोई डेटा गलत है हमारे पास। हेलो सर। आपको बताता हूँ कारण क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ गलत है। कारण यह है कि ये दोनों वेलोसिटी इक्वल आनी चाहिए थी, ये दोनों वेलोसिटी अगर इक्वल आएंगी तभी वर्टिकल डायरेक्शन में इनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बचेगी, और इनकी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बचेगी तभी ये कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे। देखो ये इस तरह के बात में जाएगा, ये इस तरह के बात में जाएगा, कहीं दोनों मीट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो बेटा। जरूरी थोड़ी ना है कि सर एक ही पॉइंट पे मीट करे, ये भी तो हो सकता है एक बॉल ऊपर से जा रही हो दूसरी बॉल नीचे से जा रही हो, लेकिन हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो सेम हो। तब मीट नहीं हुए, तब एक दूसरे को क्रॉस कर गए। अगर आपको मेरे से मिलना है तो आपको उस जगह तक आना पड़ेगा, हम दोनों को एक कॉमन प्लेस तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम मिलेंगे। सर अगर इसने क्रॉस दिया होता तो हम यूं कर सकते थे u/2 प्लस u/2 इज इक्वल टू x इंटू t इक्वल टू x, क्योंकि सर वर्टिकल जरूरी थोड़ी है कि इक्वल इक्वल ट्रेवल किया होगा। हम ये कह सकते थे x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो x होगी, तो एक की डिस्प्लेसमेंट x में उसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे की डिस्प्लेसमेंट x में उसका मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास x आएगा। दोनों इक्वल थोड़ी है, एक ऐसे क्या एक ऐसे आया, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया। मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। हाँ बोलो आप दूसरे तरीके से। मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। ऐसे सर बोलिए, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग है, तो एक ऊपर से जाएगा और दूसरा नीचे से जाएगा। मेरी बात सुनो, तब मिले नहीं ना, तब तो क्वेश्चन इक्वलिटी हो गया। अगर एक ऐसे चला गया और एक ऐसे चला गया, मान लो सर क्वेश्चन में दिया ही क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस दिया है, क्वेश्चन में दिया ही क्रॉस हुआ है, तो सर हम इस टाइप से कर सकते हैं कि दोनों का time हॉरिजॉन्टल after कंपोनेंट which- निकाल लेंगे। ये कहा दिया है क्वेश्चन में, लिखा है द टाइम आफ्टर व्हिच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा, बिल्कुल ठीक करो, मीट करने की बात नहीं, मैंने गलत रीड किया है, बिल्कुल रॉन्ग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलो मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया था,
बोलिए। सर वर्टिकल कंपोनेंट कोई इफेक्ट नहीं करेगा सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। अब हमारा तो क्वेश्चन ही अलग हो गया ना। हम पहले मैंने कह रहा था कि उनके बीच का सेपरेशन 0 हो जाए, वो सेपरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हुआ। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। हम फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, रीडिंग में प्रॉब्लम थी हमारे। लेट्स सी। सर सर इसमें जैसे आप वाल वाला केस कराया था। हाँ बेटा फिर से बोलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे तो आपने स्मूथ वॉल वाला केस कराया था, मतलब कौन सा नहीं, यहाँ कोई कोलिजन थोड़ी हुआ है बेटा। मेरे को देखो, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सिर्फ क्वेश्चन में चेंज ये हुआ है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हो जाता है। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 होने का मतलब, अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किसी समय यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाला आपके पास, मैं कुछ लिख देता हूँ वैल्यू। सपोज यहाँ के की वैल्यू जो है वो k हो जाती है, k,0 का पॉइंट है, ठीक है। यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट k हो जाता है। ये इस तरह से मूव करता है और उसी समय ये यहाँ पे पहुंच जाता है। जिस समय आपका पहला पार्टिकल a यहाँ पे पहुंचा है, उसी समय दूसरा पार्टिकल b यहाँ पे पहुंच गया है। दोनों के बीच में वर्टिकल सेपरेशन तो है, लेकिन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हो गया है। हमसे सिर्फ इतना ही। हाँ बोलो बेटा। आंसर सर मैंने इसी टाइप से किया था, मेरा u बाई x बाई u ही आया था कोई सर। बात नहीं, मैं एक बार एक चेक बार करूंगा। कोई बात नहीं, पहले तो देखो अपनी गलती मन में मालूम चल गई। मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो मैंने कहा था द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0, जबकि वहां एक वर्ड सर और था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0। तो वो हॉरिजॉन्टल वर्ड मेरे दिमाग से स्किप हो गया और मैंने सिर्फ डिस्टेंस समझा, तो मैं टोटल डिस्टेंस 0 कर रहा था, दोनों को मीट करा दे रहा था। अब हमें मालूम चल गया कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस उनका इक्वेट कराना है, तो एक बार मैं उसकी वर्किंग करूंगा, फिर आंसर क्या आता है वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। अभी हमारे पास जो वर्किंग आ रही है वो ये आ रही है। अब देखो, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो है u/√3 into cos 30, that is √3/2। तो a की x में वेलोसिटी यहां से u/2 आ गई। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखते हैं, ये हो गई हमारे पास u इंटू दिस, यानी कि b की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ub इक्वल्स टू ub x इक्वल्स टू u/2, ये भी आ गई, ठीक है। अब हम मान लेते हैं पहले पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया लेंथ x में, ये वाली लेंथ वो तो हो गई k, इसे ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज ओरिजिन, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। इसका मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो होंगे x, 0। इसे हम x एक्सिस के साथ ले रहे हैं, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। ये सेपरेशन x दिया था तो x, 0 हो गया। जो a का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x में वो k हो गई। जो b की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है x में वो ये वाली लेंथ है। अब इतनी लेंथ आपको पता है वो x है, इतनी लेंथ आपको पता है k है, तो ये वाली लेंथ हो गई x माइनस, ये आया, ठीक है। ये दोनों के ट्रैवल डिस्टेंसेस हुए। अब मैंने कहा टाइम निकालो, कितने टाइम में इसने ये लेंथ ट्रैवल की, तो ये आया मेरे पास k अपॉन, सॉरी k अपॉन
u by 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और यही टाइम दोनों एक साथ पहुंचेंगे। जिस समय ये यहाँ पहुंचेगा उस समय बी को यहाँ पहुंचना है, तभी इनके बीच का सेपरेशन 0 होगा। एक पहले आया दूसरा बाद में आया तो हम नहीं कह सकते इनके बीच का सेपरेशन 0 होगा। अब इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x माइनस के अपॉन u बाई 2। अब ये दो इक्वेशंस है आपके पास, इसको ऐसे कर देता हूँ, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू t। ये दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस में दो टर्म्स ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। वन इज k जो क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है, द अदर इज t जो क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है, और ये वो वाला टर्म है t जो आपसे पूछा है। k आपको अननोन है और t भी अननोन है, ना तो k गिवन है ना k की वैल्यू पूछी है। t गिवन नहीं है पर t की वैल्यू पूछी है। तो मैं काम करता हूँ कि इन दो इक्वेशन से k को हटाने की कोशिश करता हूँ। यहां से मैं k को सब्जेक्ट बनाता हूँ, k इक्वल्स टू ut बाय 2। k हो गया ut बाय 2। मैंने कहा k की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दो ut बाय 2। ये 2 तो ऊपर चला गया 2। x की जगह मैंने x लिख दिया, k की जगह k की वैल्यू रखी ut बाय 2। नीचे का ये 2 ऊपर चला गया था, नीचे बचा था u, इधर बचा था t। अब इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2x माइनस ut इक्वल्स टू ut। इसका मतलब है 2x इक्वल्स टू 2ut, x इक्वल्स टू सॉरी t इक्वल्स टू x बाई u। आंसर आया x बाई u हमारा। क्या आंसर दिया इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया बेटा? u by 2x। करेक्शन करा दूंगा, इसका आंसर आया हमारे पास ये क्लियर है भाई आपको वर्किंग? कोई डाउट इसमें? अब देखो कितना जरूरी है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। जब मैंने लापरवाही की, बहुत अच्छे से मेरे को चीजें आती हैं, कंसेप्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ क्लियर है मुझे, और पता नहीं कितनी बार ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे, कितनी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बाद भी शुरू में मेरे लिए वर्किंग गलत थी। भले ही आंसर दोनों केस में सेम आ रहा था, लेकिन मेरी वर्किंग गलत थी शुरू की, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, मेरी कंसंट्रेशन नहीं थी उतनी अच्छी। ये गलती आप करोगे, इतना ही अच्छा क्यों ना सब्जेक्ट हो जाए फिर भी गलत करोगे। 20th में कोई डाउट? 21st, 22nd, 20 में ऐड आउट, 20 में है, 20 देखता हूँ। A projectile is projected from ground with initial velocity u equals to u naught I cap plus v naught j cap. U equals to u naught I cap plus u naught j cap. Its acceleration due to gravity is g. Acceleration equals to minus g j cap. वेक्टर में लिखा है इसे भी मैंने। Then find maximum displacement in x direction. अब देखो प्रोजेक्टाइल ऐसे चलेगा, ये y है, ये x है। आप देख रहे हो जब शुरू में था तो x का कोऑर्डिनेट 0 था, x का कोऑर्डिनेट x1 हो गया, x का कोऑर्डिनेट x2 हो गया, x3 हो गया, और यहाँ आते आते रेंज मैक्सिमम हो गया। यानी कि रेंज पूछ रहा है मेरे से, बेसिकली इट्स आस्किंग रेंज, ठीक है ना, मेरे से x में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज पूछ रहा है। रेंज का फॉर्मूला याद करते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला था 2ux uy by g। ये भी लिखा था हमने। ux की वैल्यू u नॉट गिवन है, uy की वैल्यू भी u नॉट गिवन है, प्लेस कर दीजिए। v नॉट था, सॉरी मैंने से u नॉट लिखा है, दिस वाज v नॉट, ठीक है। अब ux की वैल्यू u नॉट गिवन है, vx की वैल्यू uy की वैल्यू v नॉट गिवन है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो r इक्वल्स टू 2 u नॉट v नॉट by g।
या 20th में कोई डाउट किसी को? फर्स्ट 22nd 23rd स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? सर 23rd। यस सर। 23rd the height y and distance x along horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by। अब देखो किसी और प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ नहीं है, कहीं और चले गए हम। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते थे। दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू होगी, वहां कुछ अलग वैल्यू भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया, हम कैसे कैसे कंक्लूड करेंगे। y दिया है हमारे को 8t - 5t स्क्वायर, 8t - 5t स्क्वायर। x भी गिवन है हमारे को 6t, where t is in second, x and y are मीटर में। ठीक है। velocity of projectile is the velocity of projectile। अब velocity of projectile में कुछ नहीं लिखा है तो सब जगह अलग अलग होती है, इनिशियल वेलोसिटी बतानी होगी हमें। अच्छा होता है ये क्वेश्चन लिख देता कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑफ, हमें मालूम है सब जगह वेलोसिटी अलग अलग होती है, सारे कांस्टेंट आंसर दिए गए हैं, तो जरूर ये इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए पूछ रहा होगा हमसे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले dy निकालने की कोशिश करते हैं। dy हो जाएगा dy/dt, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 - 10t। when t equals to 0 then vy equals to uy, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी y डायरेक्शन की। t को 0 रख दो, 8 आ गई, मीटर पर सेकंड में था, मीटर पर सेकंड लिख दिया। इसी तरह यहां से dx/dt निकाला, dx equals to dx/dt 6 आ गया, कांस्टेंट आ गया, मतलब x में इस प्लेनेट में भी कोई फोर्स नहीं है, यही ux भी है, x की वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है। अब मुझे जो है निकालना है वो u निकालना है, तो u होगा √ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज आपको पता है, दोनों को प्लेस कर दीजिए तो आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 23rd था। 23rd ही पूछा था ना आप लोगों ने? यस सर। 24th में कोई डाउट? Yes, sir. Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB equals to A. The boy B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy A starts running simultaneously with velocity v and catches the boy in a time t where t is। ठीक है। ये मान लीजिए
बॉय बी की पोजीशन है, ये बॉय ए की पोजीशन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल ए दिया गया है। कह रहा है द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये मैंने एक लाइन बना दी परपेंडिकुलर टू ए बी। इस लाइन में मान लिया बॉय बी रन करना शुरू कर देता है और वो रन करता है विथ वेलोसिटी v1। अब ए भी दौड़ता है उसी समय। मान लो इस तरह से दौड़ता है, और ए की दौड़ने की स्पीड v है। जिस समय बी यहां पहुंचे उसी समय अगर ए भी यहां पहुंच जाए तो वो बी को पकड़ लेगा। एक सिचुएशन ये है मेरे पास कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है, इस स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है। जितनी देर में बी यहाँ पे पहुंचेगा पी पे, अगर उतनी देर में ए भी पी पे पहुंच गया तो वो पी को पकड़ लेगा। सिचुएशन 1 ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, पर ऐसा ही होगा मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक फिगर और बना लेना। ये बी है, ये ए है, इनिशियल सेपरेशन इनके बीच का ए है। बी इस तरह से दौड़ता है, और ए हमेशा बी की तरफ दौड़ता है। यानी कि बी यहां था, ए यहां था, तो ए ने पहला स्टेप तो उस पे लिया, लेकिन बी जब यहां आ जाएगा तो ए इस लाइन पे स्टेप ले रहा होगा, फिर बी यहां आ जाएगा, तब तक में ए स्टेप पे यहां आ चुका होगा, तो ए अगले में बी की तरफ इस लाइन पे दौड़ रहा होगा। तो इसका मतलब इसका पाथ कुछ इस तरह से कर्व होने वाला। अब यहाँ पे दोनों अगर एक साथ पहुंच जाए पी पॉइंट पे तो पकड़ा जाएगा। इन दो में से कोई एक सिचुएशन है हमारे पास, और क्वेश्चन ने हमें बहुत क्लियरिटी नहीं दी है कि वो सिचुएशन क्या है हमारे पास। ठीक है, हम क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से रीड कर लें। हमें कहा गया द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v। अब कह रहा वेलोसिटी v से रन करता है। ठीक है, तो मैं पहली सिचुएशन मान के चलता हूं कि वेलोसिटी v है, शायद ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, और वेलोसिटी v दी है तो से रन करता है, तो मैं इसको मान लेता हूं। पहली सिचुएशन को वर्कआउट करने की कोशिश करता हूं पहले, फिर ये भी समझाऊंगा आपको कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। अब देखो, यहां से यहां तक की ये लेंथ हो जाएगी, मान लो t टाइम लगा है, तो ये लेंथ हो जाएगी v1 इंटू टी। v1 स्पीड से भी रन कर रहा था, t टाइम लगा उसे p तक पहुंचने में, तो v1 इंटू टी ये लेंथ हो जाएगी। और इसी तरह t टाइम इसको लगा होगा यहां तक पहुंचने में, तो ये लेंथ हो जाएगी v। ठीक है, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो इन तीनों साइड्स के बीच का रिलेशनशिप निकलेगा मेरे पास। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप निकलेगा मेरे पास। वो क्या निकलेगा मेरे पास? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर। तो मैंने लिखा vt का स्क्वायर माइनस v1t का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। दोनों में से t स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा v स्क्वायर, यहाँ पे बचा v1 स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन था तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इससे t स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, a स्क्वायर अपॉन
v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आया मेरे पास, रूट निकाल दीजिए तो हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जो हमारे पास क्वेश्चन था। क्या इस सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? सर ठीक है, अब देखो अगर ये सिचुएशन हुई तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये सिचुएशन है कि ये सिचुएशन है? ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें मेरे को बहुत क्लियरली बताएगा कि ए हमेशा बी की तरफ दौड़ता है, या कहेगा ए रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलेगा, वेलोसिटी की बात नहीं करेगा, और वेलोसिटी बोलेगा तो कहेगा डायरेक्शन बता देगा कि हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड है। जैसे जैसे बी की पोजीशन बदलती जाएगी वैसे वैसे बदलती जाएगी, यानी कि किसी भी समय ए जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन मिलो ड्रॉ करोगे तो उसी लाइन पे कहीं आपको बी मिल जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो किसी समय ए यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह पे ए प्रेजेंट है, तो ए की वेलोसिटी, क्योंकि अब ये कर्व में दौड़ रहा है तो टेंजेंट होगी, अगर मैं यहाँ की टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी ए की वेलोसिटी के लिए इस पॉइंट पे, तो जरूर बी यहाँ पे होगा, बी की पोजीशन क्या होगी अब, क्योंकि ए हमेशा बी की तरफ दौड़ता है और ए की दौड़ने की स्पीड कांस्टेंट है तो ये बी हुई वेलोसिटी, और बी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली वेलोसिटी v1 हुई मेरे पास। ठीक है, ये कंडीशन आई मेरे पास, किस तरह से दौड़ रहा है। अब अगर आप देखो सर हाँ बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे तो कंडीशन ही एक बनेगी, दो बनेगी नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी से ही करूंगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी आप देखो ना, हर इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी अलग है। यहाँ पे इस जगह पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो v थी, लेकिन इस जगह पे रिलेटिव वेलोसिटी v नहीं है, इस जगह पे रिलेटिव ऐसे नहीं अब बोलो बेटा। सर, जब इन्होंने स्टार्ट किया है v1 से और v से, मैं हाँ। तभी रिलेटिव वेलोसिटी मान लेता हूँ, तो ऐसा कर्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि a का डायरेक्ट नेट वेलोसिटी आ। मेरी बात सुनो ना, वो तो इनिशियल हो गई, लेकिन हर टाइम पे वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है ना, मतलब एक्सेलरेशन भी है कोई रिलेटिव, वो एक्सेलरेशन आपको पता ही नहीं है, उसको आप जीरो तो नहीं ले सकते हो। शुरू की तो आपने निकाल ली इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं रही है तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, वो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लगाएंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से, लेकिन उस तरह से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, हमें गिवन नहीं है वो, ना हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। देखो अभी आप देखो, आप रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कांसेप्ट और क्लियर होता है इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने लिया है, तो पेपर में नहीं है लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं ताकि हमारे कांसेप्ट भी क्लियर होते जाएं। देखो मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मेरे लिए बड़ा आसान होता कि मैं सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन बनाता और आपको डाल देता ग्रुप पे, उसके बाद क्या होता है सब लोग आप लोग सोल्यूशन देख लेते तो आपके लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स निकल करके आते क्योंकि सोल्यूशन आपके सामने था, कुछ नहीं क्लियर होते उतने ही डिस्कस करने होते। लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है, डिस्कशन का मतलब मैं सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन के आसपास जो चीजें कवर होती हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्ड हो सकते हैं, मैं उनकी भी बातें करूंगा। इसमें टाइम लगेगा मेरे को, और टाइम के नाम से मुझे ध्यान आया मैं टाइम भी देख लूं कितना हो गया है, नहीं क्लास का टाइम ही ओवर हो गया है मेरी, तो मैं कल एक जूम क्लास और रखूंगा ताकि हमारा पेपर कंप्लीट हो, ये वाला मेथड भी आपको समझाऊंगा, लेकिन 2 मिनट और ले रहा हूं ताकि मैं अपनी बात क्लियर कर सकूं कि क्या है। देखो अब बी की वेलोसिटी इस लाइन में मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये वाली वेलोसिटी जो है वो हो गई v1 cos थीटा। अब देखो अगर मैं देखूं, मैं रिलेटिव की बात करता हूं, एक और v का एक कंपोनेंट और होगा, वो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन ऐसे, ये v1 sin थीटा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, वैसे तो इसको बनाना भी नहीं चाहिए था मुझे सॉल्व करने के लिए। अगर मैं a को रोक दूं या मान लो b को रोक दूं तो a के पास दो वेलोसिटीज होता है, या b की दो वेलोसिटी पहले देखता हूं, अगर मान लो b के पास ये वाली वेलोसिटी होती ही नहीं तो b सिर्फ इधर जा रहा होता, और मान लो a के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, a रुका हुआ होता,
और बी इधर जा रहा होता, तो बी ए से दूर जा रहा है या ए के पास आ रहा है? अगर सपोज ए रुका हुआ होता और बी के पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता v1 cos थीटा, तो बी जो है वो ए के पास आ रहा है या ए से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है ना। अच्छा, अगर मान लो बी रुका हुआ होता और ए इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो वो ए के पास आ रहा है या बी के पास आ रहा है या बी से दूर जा रहा है? बी के पास आ रहा है। यानी कि ए अप्रोच कर रहा है और बी दूर जा रहा है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे। आप मान लो फ्लोर पे मैं एक बॉल को इस तरह से रोल कर देता हूँ, फ्रिक्शन नहीं है, बॉल इस लाइन में मूव करेगी, फ्लोर के ऊपर है, आपके कमरे के अंदर जो फ्लोर बना हुआ है उस फ्लोर के ऊपर एक बॉल ऐसे रोल कर दिया, वो इस बॉल से आके कहीं टकराएगी। इफ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, अगर मान लो ये वाला कंपोनेंट ना हो, तो क्या इस वेलोसिटी से चलने से कभी बॉल इस बॉल से टकराएगी? क्या वो गेंद कभी इस दीवार से टकरा सकती है अगर उसके पास वेलोसिटी ये हो जाए पैरेलल टू दिस बॉल? कभी नहीं टकराएगी। तो ये ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये वाली वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी इसको इस बॉल की तरफ अप्रोच करा रही है, इसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दो पार्टिकल्स हो तो उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दीजिए, उनकी वेलोसिटी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उनके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, उसमें से अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हुए हैं तो उन दोनों को ऐड कर दीजिए, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। एक का दूर जाता हुआ और एक का पास आता हुआ है, तो पास आते हुए में से दूर जाने वाली चीज माइनस कर दीजिए, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। जैसे ए बी के पास जा रहा है बी वेलोसिटी से, लेकिन बी ए से दूर जा रहा है v1 cos थीटा से, तो ए की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो v है और बी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस v cos थीटा, क्योंकि वो अप्रोच नहीं है, वो दूर जाने वाली वेलोसिटी, इसलिए माइनस बोल रहा हूं उसे, माइनस v cos थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो जाएगी v माइनस v1 cos थीटा। v relative approach equals to v minus v1 cos theta. This velocity has nothing to do, it cannot change the separation. ये सेपरेशन नहीं चेंज करेगी जो परपेंडिकुलर वाली होगी, जैसे इस बॉल के पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी तो वो बॉल और बॉल के बीच का सेपरेशन नहीं चेंज करेगी। जब बॉल यहाँ पे होगी तो ये सेपरेशन टी था, बॉल यहाँ चली जाएगी तो भी उसका बॉल से सेपरेशन टी रहेगा, तो इस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। जो टूवर्ड्स वाली होगी वही सेपरेशन कम या ज्यादा कर सकती है, ये कम कर रही थी सेपरेशन, ये ज्यादा कर रही थी, तो नेट कम होने वाला कितना हो गया, वेलोसिटी वो ये हो गई। एनीहाउ इस क्वेश्चन को मैं कल जूम क्लास रखूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा आपसे। सर जूम क्लास सर परसों टेस्ट के बाद रख लें। परसों टेस्ट के बाद तो मैं रख लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको जो इस क्वेश्चन में पेपर में प्रॉब्लम होगी और वो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं परसों रख लूंगा, लेकिन मान लो इसमें कोई कंसेप्ट है और वो आपके एग्जाम में भी आता है तो आप कैसे करोगे? या तो आप लोग मुझे डाउट दे दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, तो उसके बाद ले लूंगा मैं क्लास। ऐसा कर लेना, आप लोगों के जो जो डाउट्स हो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो मुझे भेज दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो आपका जो 8 का पेपर हो जाएगा उसके बाद डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे जूम की क्लास पे। यस सर, ये सही है। यस सर, नो प्रॉब्लम, आप सेल्फ स्टडी करो, वो भी अच्छी चीज है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।